द जज फ्रॉम हेल के एपिसोड में हमने देखा कि कैंग आती है यंग सियोजबिन के पास और उससे पूछती है कि क्या तुमने वाकई अपने बीवी बच्चों का कत्ल किया है। तो वो मना कर देता है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वो मान जाता है उसकी बात और वो उसे कहता है कि अगर आप अपना वर्ड देती हैं तो फिर वाकई मैं आपको सच बताता हूँ। वो उसे बताता है कि उसने ही अपने बीवी बच्चों को मारा है और वो ये सब कुछ ड्रामा कर रहा है। कैंग उसके कुछ टेस्ट करवाने का कह देती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में होता है तो रात को अचानक से लाइट चली जाती है। इतनी देर में उसे एक आवाज़ आती है किसी नर्स की। वो कैंग होती है। वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने आई हैं। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाए। वहीं पर बैठ के नीचे डिटेक्टिव भी छुपा हुआ होता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कैंग उससे पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारे बीवी बच्चों का कत्ल किया और तुम्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली। वो उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर इतनी देर में वो अपना वही नाइफ निकाल लेती है उसे कत्ल करने के लिए। लेकिन इतनी देर में डिटेक्टिव फ़ौरन से बैठ के नीचे से बाहर आ जाता है और आते ही उसको पकड़ लेता है टांग से और उसे कहता है कि मैं जानता था कि इस सब के पीछे आप ही हैं। लेकिन इतनी देर में वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो पीछा करता है कैंग का, लेकिन इतनी देर में वो भाग चुकी होती है और वो उसको नहीं मिलती। बाहर जाते ही वो अपनी दोस्त को बताती है कि डिटेक्टिव तो वाकई काफ़ी चालाक निकला और मैं उसको नहीं मार सकी। फिर जब वो वहाँ से अपने घर आ रही होती है तो डिटेक्टिव सीढ़ियों पर बैठा होता है और उसे देखते ही कहता है कि मैं जानता था इस सब के पीछे आप ही हैं और आप ही ये सारे कत्ल कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। वो उससे पूछता है कि क्या आप यंग सियोजमिन को कत्ल करने के लिए नहीं गई थी हॉस्पिटल। तो वो उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हें एक कातिल की जान की इतनी फिक्र क्यों है। तो वो उसे कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो उससे कहती है कि हमारी ड्यूटी में सबूत के बगैर किसी बात का कोई जवाब नहीं होता और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ये कहकर वो अपने घर पे चली जाती है। फिर अगले दिन कोर्ट में वो उससे पूछती है जब केस की हियरिंग होती है कि आप अपनी फाइनल स्टेटमेंट बताएं जो भी है। तो वो उसे कहता है कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और ना ही इस सब का मुझे कुछ पता है। इतनी देर में वहाँ पे डिटेक्टिव आ जाता है। वो पहले वहाँ पे नहीं होता और वो आता है जैसे ही तो वो कहता है कि मेरे पास कोई सबूत है और मैं ये कोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन कैंग उसे कहती है कि कोर्ट का टाइम अब ज़ाया हो चुका है और लास्ट हियरिंग में जब फैसला देना हो उस वक्त कोई सबूत नहीं देखा जाता। इतनी देर में जो उसके पास एक रिकॉर्डिंग होती है वो उसको ऑन कर देता है और वो कहता है कि ये इसके बेटे के फ़ोन से हमें मिली है। उस रिकॉर्डिंग में सारी आवाज़ें होती हैं कि जब उसका बेटा घर वापस आता है तो उसका बाप कैसे उसे जान से मार देता है। उसकी बेटी भी घर पर होती है। वो जैसे ही कमरे से निकलती है वो उसे भी मार देता है और उसकी अम्मी बाहर होती हैं। जब वो घर पे वापस आती है अपने बच्चों को इस तरह से देखती है तो वो अपने शौहर को कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन वो उसे कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। फिर वो उसकी भी जान ले लेता है। दाउन कहता है कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये सबूत एक्सेप्ट कर लें क्योंकि ये इंसान वाकई में कातिल है और इसे सख्त से सख्त सज़ा दे। कैंग कहती है कि इस केस का फैसला थोड़ी देर बाद होगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो कोर्ट में वापस आती है तो वो उससे फिर से पूछती है कि मैं तुम्हारी फाइनल स्टेटमेंट दोबारा सुनना चाहूँगी। वो अभी यही कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे ऐसा कुछ याद है। कैंग अपनी जगह से उठकर नीचे आ जाती है और उसे कहती है तुम झूठ बोलना आखिर कब छोड़ोगे और जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। जब वो उसके सामने जाती है तो वो उसको गले से पकड़ लेता है और फिर से कूदवान बन जाता है और उसे कहता है कि तुम क्यों परेशान कर रही हो बार बार यंग सियोजमिन को एक ही सवाल पूछ पूछ कर। फिर इतने में वहाँ पे पुलिस उसको पकड़कर पीछे करती है। फिर उसके बाद कैंग फैसला सुनाती है और कहती है कि क्योंकि डिटेक्टिव ने बिल्कुल आखिरी टाइम पर सबूत जमा करवाए हैं इसलिए ये वाले सबूत कोर्ट कंसिडर नहीं कर सकती और इसे मेंटल डिसऑर्डर था। इस वजह से इसको कोर्ट 1 साल के लिए भेज रही है मेंटल हॉस्पिटल में। कैंग की ये बात सुनकर उस लड़के की सास फ़ौरन से खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी और उसके बच्चों का कत्ल हुआ है और यहाँ पे अगर तुम्हारी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी तुम यही कहती। कैंग उसे कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जिस बस के अंदर पुलिस वाले उस आदमी को लेकर जा रहे होते हैं उस बस के ऊपर कुछ डेमन्स हमला कर देते हैं और वो वहाँ पे पुलिस वालों को मारते हैं। फिर वो यंग सियोजमिन को वहाँ से निकाल कर लेकर जा रहे होते हैं कि इतनी देर में दाउन भी फ़ौरन से निकलता है गाड़ी से और उनको रोकने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो रुकते नहीं हैं और वो उसको भी मारते हैं। दाउन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे। उसके बाद दाउन कैंग के घर पे जाता है उससे बात करने के लिए और उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं घर पर ही हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थकी हुई हूँ। वो कैंग से कहता है कि वो दरवाज़ा खोले, उसे उससे कुछ बात करनी है। लेकिन वो उससे कहती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। असल में कैंग घर पर नहीं होती बल्कि उसका असिस्टेंट होता है जो कि उसकी आवाज़ निकाल कर बात कर रहा होता है। दाउन सोचता है कि शायद उसका अंदाज़ा गलत था, ये सब कुछ कैंग नहीं कर रही।
دوسری طرف ینگ سی ہونچبن کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک گینگ کے پاس ہوتا ہے. وہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کیسے، آپ تو جج ہیں اور ایک جج کو تو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو کڈنیپ کرے. وہ اسے کہتی ہے کہ اب میں بتا کے بور ہو گئی ہوں کہ میں کون ہوں، اس لیے اب یہ والا پارٹ اسکپ کر دیتے ہیں. وہ فوراً سے اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے دوسروں کو تکلیف دی ہوتی ہے. جیسے ینگ سی ہونچبن نے دوسروں کو مارا پیٹا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے اسے مارتی ہے. پھر جب وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر کوئی خون نہیں ہوتا. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا کھیل کھیل رہی ہو تم میرے ساتھ. پھر وہ اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں اپنے بیوی بچوں کو مار سکتا ہوں تو کیا میں تمہیں نہیں مار سکتا. وہ اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کینگ اسے اور مارتی ہے، جس کے بعد وہ اس سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. پھر وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. پھر وہ چاقو سے اس پر کافی دفعہ وار کرتی ہے، جتنی دفعہ اس نے اپنے بیٹے اور بیوی بچوں پر وار کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو مار دیتی ہے دوسرے نائف سے. جیسے ہی وہ اپنا میجیکل نائف نکالتی ہے اس کو مارنے کے لیے تو وہ اسے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوتا ہے لیکن پھر اس کو موقع دیے بغیر وہ مار دیتی ہے. اور جیسے ہی وہ مارتی ہے تو اتنی دیر میں ہیل کا ڈور پھر سے اوپن ہو جاتا ہے. دوسری طرف داؤن صبح تک کینگ پر نظر رکھنے کے لیے کرسی باہر نکال کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اتنی دیر میں صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکلتی ہے. وہ اسے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید وہ کہیں بھی باہر نہیں گئی تھی. اتنی دیر میں داؤن کو کال آتی ہے اور اسے کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ ینگ سی ہونچبن کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے. وہ فوراً سے آتا ہے دیکھنے کے لیے تو اس کی باڈی پر بھی ویسا ہی نشان ہوتا ہے جیسے اس سے پہلے 2 قتل جو ہوئے ہیں ان کی جسم پہ ہوتا ہے. دوسری طرف اسمبلی مین کینگ کے چیف سے ملتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ کینگ کا خیال رکھو. وہ ساتھ ہی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ کینگ واقعی میرے لیے خاص ہے. پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اتنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہ رہی ہے. چیف کہتا ہے میرے خیال سے شاید وہ اپنا سارا پیسہ اپنے کپڑوں پہ اور اپنی جیولری پہ اور ساتھ ہی جوتوں وغیرہ پہ ان سب چیزوں پہ خرچ کر دیتی ہے، اس وجہ سے شاید وہ اس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوگی. دوسری طرف کینگ اپنی دوست اور اسسٹنٹ سے بات کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جب میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ینگ سی ہونچبن کو جب لے کر آؤ گے تو کسی اور انسان کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے تو تم لوگوں نے کیوں داؤن کو مارا. وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ راستے میں آ رہا تھا اور ہمیں اس کو لے جانے نہیں دے رہا تھا. دوسری طرف پولیس والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیریل کلر ہے جس کا یہ کام ہے اور وہ ایک ہی طریقے سے لوگوں کو مار رہا ہے. پھر ڈیمن کو دکھاتے ہیں، اس کے پاس اس کی دوست جاتی ہے. وہ جا کر اسے کہتی ہے کہ جب تم ایموشنز میں آ کے انسانوں کی طرح رو رہے تھے تب میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا. وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم زمین پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہو اور یہاں پہ تمہاری ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس کے ساتھ تم کافی زیادہ خوش ہو. وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ سب کیا باتیں کر رہی ہے. اور وہ اسے کہتی ہے کہ میرا اور تمہارا مشن الگ الگ ہے. پھر وہ اسے اپنی باڈی پر ایک نشان دکھاتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وینیٹو ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ میرا مشن تم جیسے ڈیمنز کو جو کہ زمین پر آ کر انسانوں والے ایموشنز میں بہک گئے ہیں ان کو مار کر ہیل میں واپس بھیجنا ہے. وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو 2 ہی آپشنز ہیں کہ یا میں تمہیں مار دوں یا پھر تمہاری گرل فرینڈ کو مار دوں. اس کی بات سن کر وہ اسے کہتا ہے کہ تم اسے جانے دو، اسے کچھ نہیں کرو گی. اس کے بعد وہ اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے. پھر اگلے دن اسی لڑکی وینیٹو کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے صفائی کی ہوتی ہے اور ہیل سے آ کر وہ ہر دفعہ صفائی کرتے ہیں مجسٹیریا کے قتل کرنے کے بعد. وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر دفعہ سارے ایویڈنس ختم کر دیتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے.